Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 योगा। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन को वन शॉट वीडियो की फॉर्म में कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, जहां पर हम ब्रीफली सभी ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। देन योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन, किस तरह से योगा हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करती है, किस तरह से हमें हेल्प मिलती है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। देन योगिक एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस, हमें योगा के साथ साथ कैसा एटीट्यूड रखना है, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। देन किस तरह से योगा हमें हेल्प करती है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में एंड डिजीजेस से दूर रहने में। देन योगा डाइट का भी यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्कशन होगा, हमें किस तरह की डाइट को प्रेफर करना चाहिए, कौन कौन सी तरह की डाइट होती हैं एंड हमें योग साधना में कौन सी डाइट को प्रेफरेंस देनी है। देन दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, इन दोनों की बात भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। जिस तरह से एक कॉम्प्लेक्स मशीन में सिर्फ कोई एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, और जब वो सभी सिस्टम या सभी पार्ट्स प्रॉपरली वर्क करते हैं तभी वो मशीन वर्क करती है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ये सभी सिस्टम्स जब एक साथ प्रॉपरली वर्क करते हैं तभी हम ठीक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। बट अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें डिजीज होती है, हमें बीमारी होती है एंड हम हेल्दी नहीं रहते। हमारे हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के सभी सिस्टम्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हो। यहाँ पर मेजर सिस्टम्स के नेम लिखे हुए हैं। ये नेम्स मैंने यहाँ पर सेपरेटली इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आपको पता रहे कि हम कौन कौन से सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और फिर हम इन सब के बारे में अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्केलेटल सिस्टम। एक एडल्ट बॉडी का स्केलेटल सिस्टम 206 इंडिविजुअल बोन से बना होता है। इस तरह का स्केलेटन आपने अपनी बायोलॉजी लैब में देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं अपने स्कूल में देखा होगा, जहां पर भी ये अवेलेबल होगा आपने देखा होगा कि इस तरह के स्केलेटन्स होते हैं। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिखाता है कि हमारी बॉडी में कहाँ पर कौन सी टाइप की बोन है। यहाँ पर हम इस स्केलेटल सिस्टम को दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम में जो मिड लाइन एक्सिस के अलोंग बोन्स होंगी, ये 80 बोन्स होंगी, इन्हीं को मिलाकर बनता है एक्सियल स्केलेटन। इसमें ये सभी रीजन्स आएंगे जैसे स्कल, हायोइड, ऑडिटरी ऑसल्स, रिब्स, स्टर्नम, देन वर्टिब्रल कॉलम, ये सभी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट हैं। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन, जब हम स्केलेटल सिस्टम में से एक्सियल स्केलेटन को एक्सक्लूड करेंगे तो बचता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें आएंगे अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पेल्विक गिrdle, पेक्टोरल मीन शोल्डर गिrdle, ये सभी अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो अब हम हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद स्कल। स्कल 22 बोन्स को मिलकर बनता है, मींस जो 22 बोन्स हैं वो एक साथ फिक्स हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, तब बनता है स्कल। जब बच्चों की बात करते हैं तो ये 21 फ्यूज्ड बोन सेपरेट रहती हैं, बट टाइम के साथ साथ ये फ्यूज हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, ताकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। आपको पता है कि स्कल का मेन काम क्या है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जब बच्चों की बात करें, क्योंकि उनमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वहां पर प्रॉपरली ये फ्यूज नहीं होते हैं, बट टाइम के साथ साथ ये प्रॉपरली फ्यूज हो जाते हैं एंड ये जो स्कल है ये पूरा इमूवेबल जॉइंट बन जाता है। देन जो मैंडिबल है, ये मैंडिबल है तो स्कल का ही पार्ट, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक मूवेबल जॉइंट है पूरे स्कल में। मींस यही मूव कर सकता है, बट इसमें जो बाकी बोन्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया कि यहाँ पर 22 बोन्स हैं, तो इन 22 बोन्स में से सिर्फ मैंडिबल ही है जो फिक्स नहीं होता, जो मूवेबल रहता है। अंडरस्टूड?
सो स्कल का वो पोर्शन जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसे हम कहते हैं क्रेनियम। ये हमारे स्कल का सुपीरियर पोर्शन होता है, मतलब सबसे ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। देन फेशियल बोन्स, ये वो बोन्स हैं जो इंफीरियर एंड इंटीरियर पोर्शन में होती हैं, एंड ये हमारे आईज, नोज, माउथ इन सभी को सपोर्ट करती हैं। सो बेसिकली वो बोन्स जो आपके फेस का पार्ट है, जैसे अगर आप अपनी आईज के नीचे टच करेंगे तो आपको वहां पर बोन फील होगी। देन आप अपने माउथ के पास टच करेंगे, मीन्स अपना जॉ टच करेंगे, वहां पर भी आपको बोन फील होगी। देन आप अपने नोज के पास टच करेंगे, वहां पर भी आपको बोन फील होगी। तो ये सभी एक्चुअली बोन्स ही हैं और इन्हें हम स्पेसिफिकली क्या कहेंगे, फेशियल बोन्स। ठीक है, सो स्कल में ये सभी डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होंगी। हायोइड एंड ऑडिटरी ऑसल्स। सो हायोइड क्या है, एक स्मॉल यू शेप्ड बोन है जो बिल्कुल मैंडिबल के नीचे होती है। जैसे ये मैंडिबल है, हमने अभी डिस्कस किया, हमारी फेशियल बोन्स है, राइट। फेशियल बोन्स ये है, ये हमारी नोज की जो ये बोन है ये भी फेशियल बोन का पार्ट है, ये हमारी आईज के नीचे होती है ये भी फेशियल बोन का पार्ट है। ठीक है, सो ये सभी है फेशियल बोन्स। अब यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हायोइड की। तो हायोइड कहाँ पर है, जो हमारा मैंडिबल है इसी के जस्ट नीचे जो हमारा नेक का पार्ट होता है, जब आप वहां पर टच करेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि वहां पर एक बोन है जो फ्लोट कर रही है। बेसिकली वो किसी और बोन के साथ कोई जॉइंट नहीं बना रही है। लाइक आप अपने हैंड को देखें, शोल्डर को देखें, तो कोई ना कोई बोन किसी दूसरी बोन के साथ जॉइंट बनाती है। बट ये जो हायोइड है ये सिर्फ एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाती, इसलिए इसे फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं। सो हायोइड का फंक्शन है कि ये हमारे ट्रैकिया को ओपन रखती है। ट्रैकिया क्या है, आप जानते हैं, विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं। सो हमारे विंड पाइप को ओपन रखने में हेल्प करती है। एंड टू फॉर्म अ बोनी कनेक्शन फॉर द टंग मसल्स, हमारी टंग मसल्स के लिए एक बोन जैसा कनेक्शन बनाए रखने के लिए ये हायोइड हेल्प करती है। ठीक है, सो ये इसकी लोकेशन दिखाई गई है और ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है इमेज में। देन ऑडिटरी ऑसिकल्स, यहाँ पर बेसिकली 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। जैसे कि यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। सो ये हमारा ईयर है, एंड जब हम कान से सुनते हैं तो सबसे पहले आवाज कहाँ जाती है, ईयर ड्रम पर, फिर वहां से इनर ईयर में जाती है। तो ईयर ड्रम से इनर ईयर तक जाने में, सो ये है हमारा ईयर ड्रम, इसे यहाँ पर जूम इन करके दिखाया गया है ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। ये जो येलो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, यही येलो पार्ट बेसिकली ऑडिटरी ऑसिकल्स बनाता है। तो यहाँ पर ये है हमारा ईयर ड्रम जो हमारी साउंड को रिसीव करेगा जहां तक आवाज जाएगी, और फिर ये है मेलियस, देन दिस इज इनकस एंड दिस इज टेपीज। ये स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं बॉडी में और इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ऑडिटरी ऑसिकल्स। एंड ये टेम्परल बोन के अंदर ही आती हैं। ओके, सो ये क्या काम करती हैं, जब हम ईयर ड्रम से कोई भी आवाज सुन रहे हैं तो उस आवाज को एम्पलीफाई करती हैं एंड अंदर ट्रांसमिट करती हैं, इनर ईयर तक पहुंचाती हैं। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट पार्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। ये 26 वर्टिब्रा मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। यहाँ पर हम रीजन के अकॉर्डिंग इनका नेम रखते हैं। जैसे सबसे पहली 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल रीजन में होती हैं, मींस जो हमारे नेक के अराउंड रीजन है, सो इसे हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। देन होती हैं 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, ये हमारे चेस्ट के रीजन में होती है। देन 5 लुम्बर वर्टिब्रा, ये हमारे लोअर बैक के रीजन में होती है। देन सेक्रम, ये एक ही होती है। एंड एट लास्ट कॉसिक्स, इसे टेल बोन भी कहते हैं और ये भी एक ही होती है। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल ये मिलकर बनती है 26। With the exception of the singular sacrum and coccyx, each vertebra is named by the first letter of its region and its position along the superior inferior axis. सो बेसिकली ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें हमने देखा कि ये हमने डिफरेंट टाइप्स की जो वर्टिब्रा पढ़ी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर। सो इसमें काफी सारी थी, बट जो एक थी वो सिर्फ सैक्रम और कॉसिक्स थी। इसमें सिर्फ वन वन वर्टिब्रा मिलेगी, बाकी सब में एक से ज्यादा थी। तो यहाँ पर हमने इनको नेम दे दिया है ताकि हम इनको इजीली डिनोट कर पाए। तो
नेम कैसे देना है, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, और जो भी इनका इनिशियल नेम है, जैसे हमने इनका रीजन बताया है सर्वाइकल, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर है उसे हम कहेंगे C1, फिर जो दूसरे नंबर पर है उसे हम कहेंगे C2। ठीक है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा की, सो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे होगी उसको हम कहेंगे T1। तो ये T कहाँ से आया, जो भी इसका रीजन है उसका जो फर्स्ट लेटर है और जो उसकी पोजीशन है वो। ठीक है। तो इस तरह से हम इनके नेम रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं C1 से लेकर C7 तक सर्वाइकल वर्टिब्रा है, देन T1 से लेकर T12 तक थोरैसिक वर्टिब्रा है, एंड देन L1 से लेकर L5 तक लुम्बर वर्टिब्रा है। ठीक है। सो यहाँ पर जो सबसे सुपीरियर है थोरैसिक वर्टिब्रा में वो T1 है, और फिर जो मोस्ट इंफीरियर है वो T12 है। तो सुपीरियर का मतलब जो सबसे ऊपर है इस रीजन में, थोरैसिक वर्टिब्रा में सबसे ऊपर T1 है, और इंफीरियर मतलब जो सबसे नीचे है वो है T12। ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट रिब्स एंड स्टर्नम। सो अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, तो ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम ही दिखाया गया है। अब जो इसके आगे है वो है रिब्स एंड स्टर्नम, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टर्नम, इसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये स्केलेटन के थोरैसिक रीजन के जो आगे वाला पार्ट है, ये हमारा थोरैसिक रीजन है, मींस चेस्ट वाला रीजन है। इसमें जो आगे की तरफ मिड लाइन है वहां पर ये बोन लोकेटेड होती है, एंड ये कनेक्टेड होती है रिब्स के साथ कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से। कोस्टल कार्टिलेज एक टाइप की कार्टिलेज होती है जो हेल्प करती है रिब्स को स्टर्नम के साथ कनेक्ट करने में। ये है रिब्स और ये है स्टर्नम। सो इन दोनों को जो साथ में कनेक्ट कर रही है वो है कोस्टल कार्टिलेज। सो रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, एंड यहाँ पर जो फर्स्ट 7 रिब्स होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये जो फर्स्ट 7 पेयर्स होंगे इसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी अपने अपने कोस्टल कार्टिलेज के बैंड से कनेक्ट करते हैं स्टर्नम के साथ। हमने अभी डिस्कस किया स्टर्नम के साथ रिब्स को कनेक्ट करता है कोस्टल कार्टिलेज। तो ये जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं ये अपने अपने कोस्टल कार्टिलेज के बैंड से कनेक्ट करेंगे, बट जो 8 9 एंड 10 है, मतलब जो इसके बाद है, उनके पास अपना बैंड नहीं होगा। जो 7th रिब का कार्टिलेज है वो उसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्योंकि इनके पास अपना बैंड नहीं था, ये 7th रिब के कार्टिलेज से ही कनेक्ट हो रहे हैं स्टर्नम के साथ, इसलिए 8 9 10 को हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। और फिर इसके बाद जो 11th एंड 12th पेयर बचा है इसे हम फॉल्स रिब तो कहते ही हैं, बट इसे हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी कार्टिलेज से अटैच्ड ही नहीं होते, मतलब इनका कोई कार्टिलेज अटैचमेंट नहीं होता स्टर्नम के साथ। ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। सो यहाँ पर जो 12 पेयर्स हैं उसमें से फर्स्ट 7 रिब्स को हम कहेंगे ट्रू रिब्स, क्योंकि वो अपने कोस्टल कार्टिलेज के साथ कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ। और जो 8 9 10 है वो क्योंकि 7th रिब के कार्टिलेज से ही कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम के साथ, इसलिए हम उन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स। और जो 11 12 है ये भी फॉल्स रिब्स का ही पार्ट है, पर क्योंकि ये किसी कार्टिलेज से अटैच्ड है ही नहीं, इसलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ठीक है। हमने डिस्कस किया था स्केलेटल सिस्टम में मिड लाइन एक्सिस के अराउंड जो बोन्स हैं वो एक्सियल स्केलेटन बना रही हैं। सो ये एक्सियल स्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट है। जो हमारे अपर लिम्ब हैं इनको एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करने के लिए पेक्टोरल गिर्डल प्रेजेंट होता है। ये हमारे अपर लिम्ब को कनेक्ट करेगा विद द एक्सियल स्केलेटन। पेक्टोरल गिर्डल में जो ऊपर का पार्ट है इसे हम कहेंगे क्लेविकल। सो लेफ्ट एंड राइट क्लेविकल प्रेजेंट है, एंड देन ये जो पीछे का पार्ट है इसे हम कहेंगे स्कैपुले। सो यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट स्कैपुले प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपर लिम्ब के बारे में। सो अपर लिम्ब के लिए सबसे पहले ये डायग्राम समझेंगे, इसकी हेल्प से हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले जो पेक्टोरल गिर्डल का पार्ट है क्लेविकल, इसके बाद ये है स्कैपुला, ये भी पेक्टोरल गिर्डल का पार्ट है। देन शोल्डर जॉइंट जो हमारे अपर आर्म को कनेक्ट कर रहा है पेक्टोरल गिर्डल के साथ। देन ह्यूमरस, ये हमारे अपर आर्म का बोन है, इसे हम ह्यूमरस कहेंगे। देन ये एल्बो जॉइंट है। फिर जो हमारा फोर आर्म है, मतलब अपर आर्म के नीचे जो पार्ट है, जो हमारा हमारे हाथ का आगे वाला पार्ट है, सो इसमें दो बोन्स प्रेजेंट होंगी, अल्ना एंड रेडियस।
एंड देन इसके आगे हमारा हैंड है, हैंड की डिफरेंट बोन्स शो की गई हैं। ये हैं कार्पल बोन्स, ये हैं मेटाकार्पल बोन्स एंड ये हैं फेलेंजेस। ये हमारा हैंड बनाते हैं। The lower arm bones form the wrist joint with the carpals. सो हमारा जो हैंड है और ये है हमारी फोर आर्म, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहे हैं? कार्पल बोन्स, जो मिलकर रिस्ट जॉइंट बनाते हैं। इसी की वजह से हम अपनी रिस्ट को प्रॉपरली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव कर पाते हैं। देन द कार्पल्स आर कनेक्टेड टू द 5 मेटाकार्पल्स। हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं, सो इन्हीं के लिए ये 5 मेटाकार्पल्स होंगे दैट फॉर्म द बोन्स ऑफ द हैंड एंड कनेक्ट टू ईच ऑफ द फिंगर्स। हर एक फिंगर के लिए कनेक्टेड होती हैं। एंड इसके बाद होते हैं फेलेंजेस। हर एक फिंगर में 3 फेलेंजेस होंगे, बट जो हमारा थंब है उसके लिए 2 फेलेंजेस होते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप की बोन्स हमारे हैंड में प्रेजेंट होंगी। जो हमारे हैंड को फोर आर्म के साथ कनेक्ट कर रही है वो है कार्पल बोन्स। जो हमारे रिस्ट को, मतलब जो हमारा हैंड है उसमें डिफरेंट फिंगर्स हैं, तो हर एक फिंगर के साथ कनेक्ट हो रही है मेटाकार्पल बोन्स। और हर एक फिंगर में जो 3 बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स, उन्हें हम कह रहे हैं फेलेंजेस। तो हर एक फिंगर में 3 बोन्स होती हैं एक्सेप्ट फॉर थंब, जिसमें से 2 फेलेंजेस होती हैं। ठीक है। देन पेल्विक गिर्डल एंड लोअर लिम्ब, ये हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है एंड ये एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जो हमारे लोअर लिम्स है इनको एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है पेक्टोरल गिर्डल। लोअर लिम्ब में फीमर प्रेजेंट होगी, जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन होती है एंड ये थाई में अकेली बोन होगी। इसके बाद पटेला, जिसे हम नी कैप भी कहते हैं, ये बचपन से, मतलब बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट नहीं होगा, ये टाइम के साथ डेवलप होता है, अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है। जब बच्चे चलना सीखते हैं, क्रॉल करते हैं, तो उस टाइम पर नी को सपोर्ट करने के लिए ये फॉर्म होता है। Then the femur forms the ball and socket hip joint with the hip bone. So hip bone के साथ ये बनाते हैं ball and socket hip joint and tibia and patella के साथ ये बनाते हैं knee joint। यहाँ पर देख सकते हैं ये है knee joint। So देन लोअर लेग में 2 बोन्स प्रेजेंट होंगी, तिबिया एंड फिबुला। तिबिया बड़ी बोन होगी फिबुला के कंपैरिजन में एंड यही मोस्टली वेट बेयर करती है, हमारी बॉडी का वेट बेयर करती है। एंड फिबुला एक मसल अटैचमेंट पॉइंट है और ये बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। Tibia and fibula form the ankle joint with the talus, one of the 7 tarsal bones in the foot. So हमारी फुट में 7 tarsal bones होती हैं, उसी में से एक के साथ ये ankle joint बनाती हैं मिलकर, जिसकी वजह से हम अपनी ankle को मूव कर सकते हैं। सो इस इमेज में टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस क्लियरली डिपिक्टेड हैं। सबसे पहले टार्सल्स की बात करते हैं। सो जो हमारी फुट है, मींस हमारे फुट का जो बैक पार्ट है हील के अराउंड, यहाँ पर 7 बोन्स का ग्रुप है एंड इसे हम कहेंगे टार्सल्स। ये टार्सल्स मेटाटार्सल्स के साथ मिलकर जॉइंट्स बनाते हैं, ये हैं मेटाटार्सल्स। एंड देन ये हैं फेलेंजेस, मेटाटार्सल्स फेलेंजेस के साथ मिलते हैं एंड हर एक टो में 3 फेलेंजेस होंगे, बस जो बिग टो है वहां पर सिर्फ 2 फेलेंजेस होंगे। नाउ स्केलेटल सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड प्रेजेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा, responsible for transmitting oxygen, nutrients, hormones and cellular waste products throughout the body. So हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है ब्लड एंड जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, ऑक्सीजन पहुंचानी है, हार्मोन्स पहुंचाने हैं, ये सभी काम करता है ब्लड। The cardiovascular system is powered by the body's hardest working organ, the heart.
हमारा हार्ट सिर्फ एक क्लोज्ड फिस्ट के साइज का होगा, मींस अगर आप अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो बस इतना ही बड़ा होता है आपका हार्ट। और ये कॉन्टिन्यूअसली हर टाइम वर्क करता रहता है, हर टाइम ब्लड पंप करता रहता है, एंड इसी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फंक्शन करता है। इवन एट रेस्ट द एवरेज हार्ट इजिली पंप्स ओवर 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एवरी मिनट। आप रेस्ट कर रहे हैं, मीन्स आप कहीं चल नहीं रहे, भाग नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, कोई काम नहीं कर रहे, फिर भी रेस्ट पर भी आपका जो हार्ट है वो तब भी पंप कर रहा होगा, एंड एवरी मिनट एटलीस्ट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पंप करेगा। अब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हार्ट, ये एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो हर टाइम ब्लड पंप करता है। इसकी लोकेशन लंग्स के बीच में होती है, थोरैसिक रीजन में। ये है हार्ट का डायग्राम। अब इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हार्ट के बॉटम को हम कहते हैं एपेक्स, एंड क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर टर्न होता है, इस वजह से हार्ट का 2/3 साइड लेफ्ट साइड पर लोकेटेड होती है और 1/3 राइट साइड पर। The top of the heart, known as the heart's base, connects to the great blood vessels of the body. So हमारी different type की blood vessels होती हैं, इन सभी से connect करता है। aorta, vena cava, pulmonary trunk, pulmonary veins, इन सब से connect करता है। अब हमें ये समझना है कि ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है, तो इसके लिए हम दो टाइप की सर्कुलेशन समझने वाले हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपल टर्म्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है और फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे हार्ट को वापस दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे हार्ट की राइट साइड है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है, जहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेजा जाएगा लेफ्ट साइड पर, ठीक है, लेफ्ट साइड में आ गया। अब लेफ्ट साइड से वो जाएगा, बट वो आगे का पार्ट है, मतलब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसका क्या काम है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की राइट साइड से लेकर लंग्स तक पहुंचाना, जहां पर उसे ऑक्सीजनेट किया जाता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट साइड तक पहुंचाना। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम। और ये काम कौन कर रहा है, पंपिंग चैम्बर्स यहाँ पर हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन लूप के लिए, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, इसके बाद होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होगा, जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट साइड, हार्ट की लेफ्ट साइड से बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा, बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाया जाएगा। और फिर क्योंकि इसी का काम है वापस लेकर आना, तो उस बॉडी टिश्यूज में से सभी वेस्ट रिमूव किए जाएंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ पर लाया जाएगा, हार्ट की राइट साइड पर, ठीक है। फिर से वही लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है राइट साइड पर, फिर वो उसे भेजता है लंग्स तक जहां पर उसे ऑक्सीजनेट किया जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड से सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू वो जाएगा बाकी बॉडी पार्ट्स तक, फिर बाकी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वापस राइट साइड पर, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसे लूप में चलता रहेगा, और इसलिए हमने कहा था सर्कुलेशन लूप, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक। देन नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ये इनका काम है ब्लड को फ्लो कराना। ब्लड वेसल का साइज इस चीज पर डिपेंडेंट होगा कि वहां पर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पास कर रहा है। सभी ब्लड वेसल्स में एक होलो एरिया होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूमन, इसी के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ल्यूमन के बाहर वॉल होती है, वेसल की वॉल होगी। ये थिन हो सकती है अगर कैपिलरीज हैं, और थिक भी हो सकती है अगर आर्टरीज हैं। ब्लड वेसल्स का जो मेजर वर्क होगा वो होगा ब्लड को फ्लो कराना। तो इसलिए हमने इन्हें बॉडीज हाईवे भी कहा है, क्योंकि इसी की वजह से जो ब्लड है वो एफिशिएंटली हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक और बाकी बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक इजीली फ्लो हो पाता है ब्लड वेसल्स की वजह से। Now the next system is muscular system.
मस्कुलर सिस्टम ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट मसल्स स्केलेटल सिस्टम की बोन से अटैच्ड होती हैं। अप्रॉक्स 700 मसल्स होती हैं। अगर एक पर्सन का वेट है 60 kg तो उसका हाफ वेट मतलब 30 kg उसकी मसल्स का होगा। कोई भी पर्सन है उसका अप्रॉक्स हाफ वेट उसकी मसल्स का वेट होता है। Each of these muscles is a discrete organ constructed of skeletal muscle tissue, blood vessels, tendons and nerves. इन सभी को मिलाकर बनती है एक मसल। Muscle tissue is also found inside the heart, digestive organs and blood vessels. इन सभी के अंदर भी मिलता है मसल टिश्यू जहां पर उसका काम है substances को मूव करना। There are three types of muscle tissue: smooth, cardiac and skeletal. तो अब हम 3 टाइप के मसल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। स्मूथ मसल, इसका नेम स्मूथ मसल है इसकी स्मूथ अपीयरेंस की वजह से। ये स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स जैसे ऑर्गन्स के अंदर मिलती है एंड ये सबसे वीकेस्ट होती है। 3 टाइप की मसल्स में सबसे वीकेस्ट स्मूथ मसल होती है। इसका काम है उस ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट कराना ताकि सब्सटेंस उस ऑर्गन के थ्रू मूव कर पाए। एंड ये अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन इसे कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। मींस हमारा कॉन्शियस माइंड इसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, इसे अनकॉन्शियस पार्ट कंट्रोल करता है, जिस वजह से हम इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल। कार्डियक मसल ये सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन्हें कार्डियक मसल कहा जाता है। इनका काम है ब्लड पंप करना। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री मसल होती है, मींस इसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है हार्मोन्स एंड सिग्नल्स के अकॉर्डिंग, बट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कार्डियक मसल खुद करती है। द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू दैट स्टिमुलेट्स अदर कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हार्ट ब्लड पंप करता है। Because of its self stimulation, cardiac muscle is considered to be autorhythmic, means अपने आप ही automatically ये contraction हो रहा है, autorhythmic है, अपने आप से control कर रही है। The cells of cardiac muscle tissue are striated. That is, they appear to have light and dark strips when viewed under a light microscope. So अगर आप उन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में, तो आपको उसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखते हैं। ये किस वजह से होते हैं? ये प्रोटीन फाइबर्स के अरेंजमेंट की वजह से होते हैं एंड ये इंडिकेट करते हैं कि ये मसल सेल बहुत स्ट्रांग है। जब हमने स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था वो वीकेस्ट थी, बट ये जो कार्डियक मसल्स हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है इस वजह से इसमें ये लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। और ये स्ट्रांग कैसे हैं? ड्यू टू द प्रोटीन फाइबर्स। कार्डियक मसल के सेल्स एक्स या वाई शेप्ड के सेल्स होते हैं जो एक साथ टाइटली कनेक्टेड होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क से। इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये जो इंटरलॉक टाइप स्ट्रक्चर बनता है, इसी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है सभी सेल्स के बीच में एंड ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है। एंड क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली ब्लड पंप करना है एंड थ्रू आउट लाइफ टाइम करना है, कभी भी रुकता नहीं है, तो उस चीज के स्ट्रेन को भी रेजिस्ट करता है। These features also help to spread electrochemical signals quickly from cell to cell. मतलब जितने भी मसल है कार्डियक मसल, उसके सभी सेल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इजीली स्प्रेड होते हैं इसी फीचर की वजह से, इसी स्ट्रक्चर की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट एक यूनिट की तरह बीट करता है, ब्लड इजीली पंप कर पाता है। थर्ड टाइप डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल अपने माइंड में सपोज करते हैं कि हम भाग रहे हैं और फिर हमें रुकना है। तो क्या हम रुक सकते हैं या फिर हम भागते ही रहेंगे डिस्पाइट हम रुकना चाहते हैं? तो आंसर ये है कि अगर हम रुकना चाहते हैं तो हम रुक सकते हैं, राइट। यही चीज अब आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। जब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, तो ये ऐसे एक्शन परफॉर्म करती हैं जो हम कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं। अगर आप भागना चाहते हैं तो आप भाग सकते हैं, अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक भी सकते हैं। ये एक कॉन्शियस एक्शन है जो आपका माइंड कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम बात करते हैं कि हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो 1 घंटे के लिए रुक जाए और फिर दोबारा से बीट करने लगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है। इसलिए वहां पर इनवॉलेंट्री मसल्स
काम करती हैं। बट जब हम बात करते हैं किसी कॉन्शियसली परफॉर्म्ड एक्शन की, मतलब जो हम खुद के कॉन्शियस से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें काम आती है स्केलेटल मसल्स, क्योंकि यहाँ पर ये वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करेंगी, मतलब जो हम चाहते हैं ये वो काम करेंगी। सो इसलिए ये वॉलेंट्री मसल टिश्यू होती है। एंड ये अकेली वॉलेंट्री मसल टिश्यू है, मतलब इससे पहले जो हमने दो टाइप के पढ़े थे, स्मूथ एंड कार्डियक, वो दोनों इनवॉलेंट्री थे। ठीक है। सो स्केलेटल मसल की हेल्प से हम फिजिकल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे भागना, चलना, इस तरह के फिजिकल एक्शन जहां पर हम कॉन्शियस अपने माइंड की हेल्प से ये परफॉर्म कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसके लिए हमें स्केलेटल मसल की रिक्वायरमेंट होगी। स्मॉलर प्रोजेनिटर सेल्स मिलकर मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर बनाते हैं, जिससे बनती है स्केलेटल मसल सेल्स। ये स्केलेटल मसल कार्डियक मसल की तरह ही स्ट्रिएटेड होती हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था। कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड होती है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, किस वजह से? प्रोटीन की वजह से। सो वही रीजन यहाँ पर भी है, और इसी वजह से जो स्केलेटल मसल फाइबर है ये भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो स्केलेटल मसल का नेम कहाँ से आता है, ये चीज हमने शुरू में भी डिस्कस की थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्केलेटन से कनेक्टेड होंगी, इसी वजह से इन्हें स्केलेटल मसल कहा जाता है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेनली एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करने वाले हैं, जिसमें ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम नेम ही इंडिकेट कर रहा है, ये डाइजेशन के काम में आता है। इसके और डिटेल में फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होता है फूड इनटेक के साथ, मतलब हमें खाना खाना है। तो जब आप खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं? विद द हेल्प ऑफ माउथ। सबसे पहले आप खाना खाएंगे, अपने मुंह के अंदर लेकर जाएंगे, मतलब यहाँ पर ओरल कैविटी की बात हो रही है। जिसे आप माउथ कह रहे हैं वही है ओरल कैविटी। जब हम खाना खाते हैं तो क्योंकि हम तो एक बड़ा पीस अपने माउथ में रख रहे हैं, तो फिर टीथ उसे हेल्प करते हैं स्मॉलर पीस में चॉप करने में। फिर जो टंग है वो सलाइवा के साथ उस फूड को मिक्स करती है, उसे सॉफ्ट बना देती है, एंड फिर ये फूड जाता है हमारे फूड पाइप में। ह्यूमन एडल्ट में 32 टीथ होते हैं, जिनका काम होता है फूड को कट करना, ग्राइंड करना। ये हर एक टूथ इनेमल की लेयर से कवर्ड होता है, जो बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। टीथ लिविंग ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी। एंड बेसिकली जो हमारा टीथ है, सपोज करते हैं ये टीथ है, तो इसके ऊपर सबसे पहले इनामल होगी, फिर इनामल के ऊपर डेंटिन होगा, और डेंटिन के ऊपर पल्प होगा। इस तरह से ये 3 लेयर्स होंगी। एंड डेंटिन सॉफ्टर होता है इनामल से, तो डेंटिन ज्यादा जल्दी डीके हो जाता है। देन माउथ में टीथ के बाद प्रेजेंट होती है टंग। इसी की हेल्प से हम फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं और अंदर ले जाते हैं फूड पाइप में। यहाँ पर जो टंग है उसमें डिफरेंट मसल्स होंगी, और इसी मसल्स की वजह से हम इजीली फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर पाते हैं। एंड हमारी टंग पर टेस्ट बड्स भी होती हैं, जो हेल्प करती हैं टेस्ट डिटेक्ट करने में। मींस कोई खाना मीठा है, तीखा है, ज्यादा मिर्ची है, कम मिर्ची है, ये सभी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? ड्यू टू टेस्ट बड्स। देन हमारे माउथ के आसपास 3 सेट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा की हेल्प से ही हमारा फूड मॉइस्चराइज होता है एंड इजीली ल्यूब्रिकेट होता है, ताकि हम उसे पास कर पाए अंदर, मींस फूड पाइप में भेज पाए और फिर वो डाइजेस्ट हो पाए। सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? विद द हेल्प ऑफ दीज सलाइवरी ग्लैंड्स। Now next is pharynx.
फेरिंक्स हमारा थ्रॉट होता है एंड इसके दोनों काम होते हैं, मतलब ये एयर को भी अंदर ले जाता है और ये फूड को भी अंदर ले जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर एयर जा रही है वहां पर तो फूड नहीं जाएगा। सो बेसिकली ये सिर्फ उसको पास कर रहा है, एयर को भी और फूड को भी। फिर बाद में ये अलग अलग पाइप्स में जाते हैं। जो एयर है वो जाती है लैरिंग्स में एंड जिसे हम कहते हैं विंड पाइप, एंड जो फूड है वो जाता है ईसोफेगस में जिसे हम कहते हैं फूड पाइप। ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग पाइप्स में जाते हैं, बट जाते एक कॉमन वे से हैं जिसे हम कहते हैं थ्रॉट या फिर फेरिंग्स। सो फेरिंग्स का रोल दोनों चीजों में है। Because the pharynx serves two different functions, it contains a flap of tissue known as the epiglottis that acts as a switch to route food to the esophagus and air to the larynx. मीन्स अब फूड तो अंदर चला गया या फिर एयर तो अंदर चली गई, अब उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज किधर जानी चाहिए? तो उसके लिए ये एपिग्लोटिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो एक स्विच की तरह काम करता है कि हमें किस तरफ खाना भेजना है, किस तरफ एयर भेजनी है। ये एपिग्लोटिस का काम होता है जो फेरिंग्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होगा एपिग्लोटिस। जब हम एयर इनटेक कर रहे हैं या फूड इनटेक कर रहे हैं तो वो जा तो फेरिंग्स के थ्रू ही रहा है, बट एपिग्लोटिस की वजह से वो उसी पाइप में एंटर करता है। फूड है तो फूड पाइप मींस ईसोफेगस में एंटर करेगा, और अगर एयर है तो लैरिंक्स मींस विंड पाइप में एंटर करेगी। ओके। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जिसका काम है फेरिंक्स से फूड लेना और फिर इसे स्टमक तक पहुंचाना। सो ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है। एंड जो हमने फूड खाया मतलब इनटेक किया वो माउथ के थ्रू होते हुए और फिर फेरिंग्स में आया, और फिर फेरिंग्स के थ्रू वो आता है ईसोफेगस में मींस हमारे फूड पाइप में। एंड फिर इसके एंड पर होता है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर या फिर इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। एंड इसका काम है इस एंड को क्लोज रखना ताकि वो फूड हमारे स्टमक के अंदर ही रहे। देन स्टमक मीन्स हमारे पेट की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो इसके पोजीशन की बात करते हैं। तो जब हमारा फूड आएगा ईसोफेगस से तो वो एंटर करता है स्टमक में। स्टमक एक तरह का मस्कुलर सैक है एंड ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही प्रेजेंट होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। इसके साइज की बात करें तो अगर आप अपनी दोनों मुट्ठी एक साथ लगा लें तो इतना ही बड़ा साइज होगा आपके स्टमक का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका स्टमक कितना बड़ा है। जब भी हम खाना खाते हैं तो अगर हम ज्यादा खाना खा ले तो हमें क्यों लगता है कि हमारा पेट भारी हो रहा है? क्योंकि हमारा फूड वहीं पर स्टोर होता है। तो जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा वो वहीं पर स्टोर रहेगा। तो इसलिए हम जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि ये ऑर्गन एक तरह का स्टोरेज टैंक है हमारे फूड के लिए। तो जब तक हमारे लार्ज मील्स प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो जाते तो वो वहीं पर स्टोर रहेंगे। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एंड इन्हीं की वजह से हमारा फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो पाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक लॉन्ग थिन ट्यूब है जो डायामीटर में 1 इंच की होती है एंड अप्रॉक्स 10 फीट लॉन्ग होती है। ये हमारे स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है एंड ये एक कॉइल की तरह इस तरह से जैसे यहाँ पर इमेज में शोन है इस तरह से कॉइल्ड होती है। एंड इसमें इतने सारे फोल्ड्स इसलिए होते हैं ताकि हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए एंड उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है। मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब तक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन को लीव करता है। 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लिवर एंड गॉल ब्लेडर, लिवर स्टमक के राइट साइड में प्रेजेंट होगा एंड गॉल ब्लेडर लिवर के नीचे प्रेजेंट होगा। लिवर सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी में एंड
इसका वेट अबाउट 3 पाउंड्स होता है। इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेशन में इसका क्या फंक्शन है? डाइजेशन में इसका फंक्शन है बाइल प्रोड्यूस करना एंड इसे इसका सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन गॉल ब्लेडर जो लिवर के नीचे लोकेटेड है, इसका काम है एक्सेस बाइल जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बच गया है उसे स्टोर करना, रिसाइकल करना सो दैट उसे रीयूज किया जा सके फूड की डाइजेशन के लिए। So these are liver and gallbladder. Then the last part of digestive system is large intestine. ये भी एक long thick tube है। ये 2.5 inches होती है diameter में and about 5 feet long होती है। ये स्टमक के नीचे होगी एंड रैप्स अराउंड द सुपीरियर एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर होती है, उसके बॉर्डर के ऊपर होती है एंड इसका काम है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड इसमें सिम्बियोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जिनका काम है वेस्ट को ब्रेक डाउन करना ताकि उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि हमने देखा था कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गया था तो वहां पर 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट जो बचे हुए 10% है उनका क्या? तो मैक्सिमम जितना भी एब्जॉर्ब हो सकता है, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो वो यहाँ पर हो जाते हैं जो बचे हुए हैं। ठीक है, फिर बचता है वेस्ट। फिर वेस्ट एनल कैनाल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट सिस्टम, एंडोक्रिन सिस्टम। हम जानते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं। हर एक ग्लैंड स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये ग्लैंड्स और हार्मोन्स मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडी का एंडोक्रिन सिस्टम। ये एंडोक्रिन सिस्टम कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से एंड केमिकल रिसेप्टर से। जब ये ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसी की वजह से हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं और इसी की वजह से हमारे डिफरेंट प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सभी प्रोसेस प्रॉपरली होते हैं क्योंकि ये ग्लैंड्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। हम डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है। दिस इज हाइपोथैलेमस। ये हमारे एंडोक्रिन सिस्टम को डायरेक्ट कंट्रोल करता है एंड इसके नर्वस सिस्टम में भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हाइपोथैलेमस में स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स, न्यूरॉन्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स। 7 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोरिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एनीड्यूरिक हार्मोन। ये सभी सीक्रेट किए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस भी कहते हैं। ये स्मॉल पी साइज का होता है एंड ये हाइपोथैलेमस के इंफीरियर पोर्शन में होता है। यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस का इंफीरियर पोर्शन है उसी से कनेक्टेड होगा। दिस इज द हाइपोथैलेमस इन द ब्लू कलर और फिर इसके नीचे यहाँ पर ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो सेपरेट स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको एक साथ कहकर बोल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, बट एक्चुअल में ये टू कंप्लीटली सेपरेट स्ट्रक्चर से बना है। एंड यहाँ इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं ताकि जो भी हार्मोन्स ये प्रोड्यूस कर रहा है उसे इजीली कैरी किया जा सके पूरी बॉडी में। Situated in a small depression in the sphenoid bone called the sella turcica. ये जो इसके पास बोन है जहां पर ये एक्चुअली सिचुएटेड है, इस बोन को कहते हैं सेला टर्किसा। नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है, इसका साइज बहुत स्मॉल होता है एंड ये हमारे थैलेमस के पिछले पार्ट में लोकेटेड होता है। इसका काम है मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना एंड ये हार्मोन हेल्प करता है हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने में। बेसिकली हमें कब सोना है, कब जागना है, इस चीज को बताने में। ये क्या करता है बेसिकली, हम जब भी कोई चीज देख रहे हैं तो हमारे रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो इसे सिग्नल देते हैं। तो अगर सिग्नल्स मिल रहे हैं इसका मतलब कि लाइट आ रही है, तो उस केस में यहाँ पर
ये पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है मेलाटोनिन, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उस केस में हम जागे रहेंगे। बट जब हम कम रोशनी में होंगे या डार्कनेस में होंगे, तो ये पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से हमें नींद आने लगती है, हमें ड्राउजी फील होने लगता है। तो ये जो लाइट सेंसिटिविटी है, इसी की वजह से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, और जब लो लाइट होगी या डार्कनेस होगी तो हमें ड्राउजी फील होगा। देन नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो हमारे नेक के बेस पर प्रेजेंट होता है, हमारे ट्रैकिया मींस विंड पाइप के अराउंड रैप्ड होता है। ये थ्री मेजर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन तब रिलीज होता है जब हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। कैल्सीटोनिन जब रिलीज होगा तो ये उसके कंसंट्रेशन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, by aiding the absorption of calcium into the matrix of bones. Then the hormones T3 and T4 work together to regulate the body's metabolic rate, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में एंड हमारी सेलुलर एक्टिविटी को बढ़ाने में, एनर्जी ज़्यादा यूज करने में T3 एंड T4 हेल्प करते हैं। अगर T3 T4 ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा एनर्जी यूज कर पाएंगे, हमारी सेलुलर एक्टिविटी ज़्यादा होगी। Parathyroid gland. These are four small masses of glandular tissue found on the posterior side of the thyroid gland. जो थायराइड ग्लैंड है उसी की पिछली साइड पर ये फोर ग्लैंडुलर टिश्यू की तरह प्रेजेंट होते हैं। सो ये है थायराइड ग्लैंड, ये जो रेड पार्ट में शो हो रहा है, और ये जो येलो पार्ट में है ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये प्रोड्यूस करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे पीटीएच कहते हैं, एंड ये कैल्शियम आयन को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो जब हमने थायराइड ग्लैंड की बात की थी तो वहां पर हम जो बेसिक डिस्कस कर रहे थे वो किस काम में आ रहा था, जब कैल्शियम आयन ज्यादा हो जाता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब कैल्शियम आयन लेवल कम हो जाता है, तब ये काम आता है पैराथायरॉयड हार्मोन मींस पीटीएच। तो पीटीएच की वजह से ओस्टियोक्लास्ट ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम आयन बढ़ जाता है, और ये किडनी को भी ट्रिगर करते हैं, सो दैट जो भी कैल्शियम आयन हमारी यूरिन के थ्रू बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाएं, वो कंजर्व्ड रहें, हमारी ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाएं। सो इस तरह से हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन को बैलेंस रखने में हेल्प करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। देन नेक्स्ट एड्रेनल ग्लैंड्स। ये दो ग्लैंड्स का एक पेयर है जो रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, हर एक किडनी के ऊपर ये सिचुएटेड होंगे। The adrenal glands are each made of two distinct layers. दो तरह की लेयर से बने होते हैं। आउटर लेयर को कहते हैं आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर को कहते हैं इनर एड्रेनल मेडुला। आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड्रोजन्स को लो लेवल्स पर प्रोड्यूस करता है, एंड जब एडल्ट मेल्स की बात करते हैं तो ज्यादा टाइम, मतलब ज्यादा अमाउंट में टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। देन इनर एड्रेनल मेड्यूला, ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करने के लिए। both of these hormones help to increase the flow of blood to the brain and muscles. हमारे ब्रेन एंड मसल्स को मिलने वाला ब्लड उसका फ्लो इंक्रीज कर देता है, एंड इसकी वजह से हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता है। These hormones also work to increase heart rate, इससे हमारा हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ता है इन्हीं हार्मोन्स की वजह से। एंड ऐसे ऑर्गन्स जो हम इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लिए ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है इन्हीं हार्मोन्स की वजह से। देन पेनक्रियास, ये एक लार्ज ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे और उसके पिछली साइड में प्रेजेंट होता है। पैनक्रियास को एक हेट्रोक्रिन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें एंडोक्रिन टिश्यू एंड एक्सोक्रिन टिश्यू दोनों तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन एंडोक्रिन सेल्स
सिर्फ 1% बनाते हैं पेनक्रियास के टोटल मास का, एंड ये स्मॉल ग्रुप्स में मिलते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन दोनों आइलेट्स के अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स का काम है ग्लूकागन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। इस हार्मोन की वजह से ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जब ग्लूकागन प्रोड्यूस होगा तो इसकी वजह से मसल एंड लिवर सेल्स को ट्रिगर किया जाएगा पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब इसे ब्रेक डाउन किया जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। वहीं बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। देन गोनाड्स, ये एक कॉमन नेम दिया गया है ये बताने के लिए कि इस तरह के ग्लैंड भी होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट ये डिफरेंट होंगे फीमेल्स में और मेल्स में। अब तक हमने जितने डिस्कस किए थे वो सभी कॉमन थे दोनों में, फीमेल्स में मेल्स में, बट ये डिफरेंट होंगे। फीमेल्स में ओवरीज होंगे एंड मेल्स में टेस्टिस। टेस्टिस एक पेयर होता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक पेयर है, राइट साइड भी प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड भी। ये कंप्लीट एक पेयर है। एक सिंगल के लिए हम यूज करेंगे TESTIS, ये है सिंगुलर। बट अगर इसको प्लूरल मींस एक पेयर की तरह कह रहे हैं तो हम लिखेंगे TESTES, तो ये प्लूरल है क्योंकि हम यहाँ पर पेयर की बात कर रहे हैं। ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है एंड ये रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए, जो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। इस हार्मोन के इफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स पर होते हैं एंड इसकी वजह से मेनली ग्रोथ इंक्रीज होती है, जल्दी ग्रोथ होती है, एंड बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिसकी वजह से ज्यादा जल्दी ग्रोथ होती है, मींस ग्रोथ एक्सिलरेट हो जाती है एडोलेसेंस में। प्यूबर्टी के टाइम पर टेस्टोस्टेरोन कंट्रीब्यूट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड बॉडी हेयर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे ब्यूबिक हेयर, चेस्ट हेयर, फेशियल हेयर। एंड ऐसे लोग ऐसे मेल्स जिसमें इनहेरिटेड जीन्स हैं बॉल्डनेस के, तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ने पर उन्हें मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी हो सकती है, मींस उनकी हेयर लाइन पीछे जाने लगेगी, या फिर उनकी स्कैल्प से कुछ पर्टिकुलर एरिया के बाल कंप्लीटली उड़ जाएंगे, वहां पर बिल्कुल बॉल्ड हो जाएंगे। ये तब हो सकता है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाए और उनमें इनहेरिटेड जीन्स हो बॉल्डनेस के। देन ओवरीज फीमेल गोनाड्स होते हैं एंड ये भी पेयर में प्रेजेंट होंगे। ये फीमेल हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा एक्टिव तब होते हैं जब ओव्यूलेशन एंड प्रेगनेंसी का टाइम होता है। ये ऐसी अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें फीटस प्रॉपरली डेवलप कर पाए। देन एस्ट्रोजन स्पेशली प्यूबर्टी के टाइम पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, लाइक यूट्रस डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड प्यूबिक हेयर की ग्रोथ में। एंड जिस तरह से एडोलेसेंस में हमने मेल्स के लिए डिस्कस किया था, उसी तरह से फीमेल्स के लिए भी एडोलेसेंस के टाइम पर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, बोन्स अच्छे से ग्रो होंगी, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मींस एस्ट्रोजन हमारी प्रॉपर होलिस्टिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट इज थाइमस। ये सॉफ्ट ट्राइंगुलर शेप्ड ऑर्गन है जो स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है, चेस्ट में। थाइमस हार्मोन प्रोड्यूस करता है थाइमोसिन। इसकी हेल्प से टी लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं जो हेल्प करते हैं पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। प्यूबर्टी के टाइम पर थाइमस इनएक्टिव हो जाता है एंड स्लोली रिप्लेस हो जाता है एडिपोज टिश्यू से। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन्स एंड वो सभी नर्व्स आती हैं जो सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हैं। इन सभी ऑर्गन्स की वजह से ये प्रॉपर कनेक्शन हो पाता है, सभी बॉडी पार्ट्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन CNS में आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कंट्रोल सेंटर बनाते हैं एक टाइप से बॉडी के लिए, जहां पर इंफॉर्मेशन इवेल्युएट होगी, डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड जो सेंसरी नर्व्स हैं एंड सेंस ऑर्गन्स हैं ये बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
Now proceeding to the next, respiratory system. ह्यूमन बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन ब्रीथ इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करना। ऑक्सीजन ब्रीथ इन करना जरूरी है ताकि हम जिंदा रह सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बाहर निकालना भी जरूरी है। उसके एक्यूमुलेशन से हमारी लाइफ को रिस्क भी हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन को इनटेक करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने में। थ्री मेजर पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के: एयरवे, लंग्स एंड मसल ऑफ रेस्पिरेशन। एयरवे में आते हैं नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी। ये सभी एयरवे का पार्ट है जो मेन काम करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो सांस कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। तो बाहर से सांस हमारे लंग्स तक लेकर आना, यहाँ पर जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं ये सभी एयरवे का पार्ट है। Then next is immune and lymphatic system. इम्यून एंड लिम्फेटिक सिस्टम क्लोजली रिलेटेड सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये अपने ऑर्गन्स एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन शेयर करते हैं। काफी सारे कॉमन ऑर्गन्स एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं दोनों के बीच में, इसलिए इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। सो जब हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं इसमें कैपिलरीज, वेसल्स, नोड्स ये सभी आते हैं। एंड जब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, सो इम्यून सिस्टम का काम क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना इन्फेक्शन से, डिजीजेस से। तो ऐसे जो भी हार्मफुल एजेंट्स हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शियस वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन सभी से हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड अगर ये बाय चांस हमारी बॉडी में एंटर कर भी जाएं तो उनसे फाइट करता है ताकि हम बीमार ना हो। देन नेक्स्ट इज यूरिनरी सिस्टम। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, ये सभी पार्ट हैं यूरिनरी सिस्टम के। किडनीज का काम है ब्लड को फिल्टर करना, उससे वेस्ट रिमूव करना एंड यूरिन को प्रोड्यूस करना। देन यूरिनेशन के टाइम ये यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। सो किडनी से ये फ्लो करता है यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो यूरिनरी सिस्टम का मेन काम है फिल्टरिंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। मीन्स पहले वेस्ट को फिल्टर करता है और फिर हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। एंड इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम का ये भी फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी में सभी चीज़ों का बैलेंस बनाए रखता है। वाटर, आयंस, पीएच, ब्लड प्रेशर, कैल्शियम सभी को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना एंड रिप्रोडक्शन के लिए सप्लाई करना। जैसा कि हमने एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस किया था, टेस्टिस वो ग्लैंड्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एंड इसी की वजह से प्यूबर्टी आने पर मेल बॉडी फुली डेवलप हो पाती है, फुली फंक्शनल बनती है। सो ये स्पर्म्स जब प्रोड्यूस होंगे एंड इजेकुलेशन के टाइम ये पेनिस से रिलीज होंगे, जिसकी वजह से ये ओवम से मिलने पर एक फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर सबसे पहले ओवरी एग प्रोड्यूस करेंगी, एग सेल प्रोड्यूस करेंगी। एग सेल फेलोपियन ट्यूब से होते हुए मेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने पर ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट की डेवलपमेंट होती है यूट्रस में। प्रॉपर डेवलपमेंट होने के बाद ये बेबी बर्थ लेता है वेजाइना के थ्रू। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करना। मीन्स जहाँ पर जो फीमेल ओवम है वो मेल स्पर्म के साथ मिलता है एंड जाइगोट फॉर्म होता है, और फिर जो ऑफस्प्रिंग है उसकी डेवलपमेंट को सपोर्ट करना ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। So far, we have completed the first part of this chapter that was about human body. अब हम देखने वाले हैं benefits of yoga on human body. That is the next topic. योगा करने से हमारी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, मसल स्ट्रेंथ, पोस्चर, स्पाइनल हेल्थ, बोन एंड जॉइंट हेल्थ, सर्कुलेशन एंड हार्ट फंक्शन,
ये सभी इम्प्रूव होते हैं। ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर रेगुलेटेड रहते हैं, हमारी लंग कैपेसिटी इनहेंस होती है, डाइजेस्टिव हेल्थ बनी रहती है, हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनता है, क्रॉनिक पेन से रिलीफ मिलता है एंड कनेक्टिव टिश्यूज को भी सपोर्ट करता है। सो ऑल ओवर हमारी फिजिकल हेल्थ को बेनिफिट्स मिलते हैं प्रॉपर योगा प्रैक्टिस से। देन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखती है योगा। जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी कम होते हैं, हमारा मूड बूस्ट होता है एंड हम इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है, स्लीप साइकिल रेगुलर रहता है एंड हमारा फोकस बढ़ता है, क्योंकि मेडिटेशन हमारा फोकस बढ़ाने में भी हेल्प करता है, तो हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है, हमारा सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड हम मोटिवेटेड रहते हैं। रेगुलेट्स एड्रेनल एंड नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम भी रेगुलेटेड रहता है। योगा प्रैक्टिस करने से ना सिर्फ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, बट हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी होती है, हमारा लाइफस्टाइल और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, हमारे माइंड बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है, माइंड बॉडी का कनेक्शन स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रांग बनता है, हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं एंड हमारी हीलिंग फास्ट हो जाती है एंड हम अपनी भी केयर करते हैं, दूसरों के लिए भी कंपैशनेट रहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, तो हम अच्छा ही सोचेंगे तो अच्छा ही होगा एंड इससे हमारी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होती हैं और हम हायर गाइडेंस के साथ, मीन्स परमात्मा के साथ प्रॉपरली कनेक्ट कर पाते हैं। Now let us proceed to the next topic, yogic attitudes and practices. What is the importance of good eating habits in yoga? So क्योंकि हम योगिक एटीट्यूड्स की बात कर रहे हैं कि हमें योगा को फॉलो करते हुए किस तरह का एटीट्यूड मेंटेन रखना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, तो यहीं पर हमें ये भी बात करनी होगी कि हमें ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है योगा में। मीन्स हम जानते हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, बट इसका योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। जितनी इंपॉर्टेंट योगा में योगासन है, उतने ही इंपॉर्टेंट है फूड सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। मीन्स हम कौन सा फूड सेलेक्ट करते हैं खाने के लिए, उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये दोनों चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना योगा आसन। माइंडसेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन्स आप जब खाना खा रहे हैं तो आप एक तो शांत मन से खाना खाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना तो खा रहे हैं पर आपके मन में कुछ और ही चल रहा है, किसी चीज की टेंशन है, किसी के लिए गुस्सा है। नहीं, आपको एक माइंडफुल एक काम स्टेट में खाना खाना है, तभी आपको उसका एक्चुअल बेनिफिट मिल पाएगा। बट अगर आप एक अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, डिप्रेशन में हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, सो उस केस में भले ही आपका फूड हेल्दी हो बट आपको उसका फ़ायदा नहीं लग पाएगा। देन जो राजसिक फूड है या फिर तामसिक फूड है, उससे भी बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम सात्विक फूड को कंज़्यूम करें। जब हम राजसिक एंड तामसिक फूड कंज्यूम करते हैं, इससे हमारी एनर्जी भी कम होती है और हमारी बॉडी माइंड को अच्छे सिग्नल्स भी नहीं मिलते। बट जब हम सात्विक फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें बेटर नरिशमेंट तो मिलता ही है और साथ ही मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है। इसलिए हम सात्विक फूड को प्रेफर करते हैं। जब हम योगिक डाइट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं सात्विक डाइट की, जहाँ पर सिंपल नेचुरल फूड होगा, जो या तो रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में अवेलेबल है या फिर मिनिमली प्रोसेस्ड है। इस तरह का फूड हम प्रेफर करते हैं। कॉम्प्लेक्स ओवर प्रोसेस्ड इस तरह का फूड हमें अवॉइड करना है एंड हमें ध्यान रखना है कि हमारी डाइट हमारे ओवरऑल डिसीजन मेकिंग, हमारी लाइफस्टाइल क्वालिटी को अफेक्ट करती है। हमें अपनी डाइट को वाइजली चूज करना होगा। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फास्टिंग क्या होती है। फास्टिंग का मतलब है व्रत रखना, और यहाँ पर हम सिर्फ उस व्रत की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम फूड से ब्रेक लेते हैं। इंस्टेड हम ऐसे व्रत की भी बात कर रहे हैं जहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं
टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज से। सो फास्टिंग एक अच्छी प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करती है एंड ये योगिक प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें एक्सट्रीम कंडीशंस पर जाने की जरूरत नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, नहीं। हम ऐसी फास्टिंग करेंगे जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो। हमें पता है हमारी क्या लिमिट्स हैं, क्या नीड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम फास्टिंग करेंगे। सो आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, जूस कंज्यूम कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आप फास्टिंग में भी कंज्यूम कर सकते हैं। अपने कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही हमें फास्टिंग करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए कि हम किस तरह का व्रत रख सकते हैं, हम क्या चीजें कंज्यूम करें, क्या चीजें कंज्यूम ना करें, ये हमें अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। एंड ऐसा नहीं है कि फास्टिंग को सिर्फ फूड पर ही अप्लाई करना है, इसे हमें बाकी एस्पेक्ट्स पर भी अप्लाई करना है। जैसे जो भी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज हैं, लाइक आप कोई सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिर आप टीवी ज्यादा देखते हैं, मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका टाइम तो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है बट उससे आपको फायदा कुछ नहीं है, तो ऐसी एक्टिविटीज से भी ब्रेक लेना है। सो ये सभी एक्टिविटीज से ब्रेक लेने को भी हम फास्टिंग में ही इंक्लूड करेंगे। Spiritual fasting involves pausing worldly habits to focus energy on meaningful or higher pursuits. Means अगर हमें फास्टिंग प्रॉपरली करनी है, हमें योगिक प्रैक्टिस का ही एक पार्ट बनाना है स्पिरिचुअल फास्टिंग, तो इसका मतलब है कि हम ना सिर्फ ये चीजें फूड पर अप्लाई कर रहे हैं, इंस्टेड हम जो हमारी वर्ल्डली हैबिट्स हैं, जैसे हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इस तरह की हैबिट से भी हमें एक पॉज लेना है ताकि हम अपनी एनर्जी को मीनिंगफुल चीजों पर इन्वेस्ट कर सकें, ऐसी चीजें जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करें। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स फॉर पुटिंग स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन इनटू प्रैक्टिस। हमें ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं सो दैट जब भी हम खाना खाएं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम ले पाएं। सबसे पहला है कंसिडर योर ग्रेटर गोल्स। मींस हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखना है, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मील कंज्यूम करना है। हम जिस तरह की डाइट कंज्यूम करेंगे वैसी ही हमारी हेल्थ रहेगी। हेल्दी फूड होगा तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर अनहेल्दी फूड जैसे जंक फूड कंज्यूम करेंगे तो उससे हम बीमार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा गोल अफेक्ट होगा। देन थिंक ऑफ कनेक्शन। हमें ये सोचना है कि वो फूड कहाँ से आया है, मीन्स कौन पर्सन उसे प्रिपेयर कर रहा है, या फिर अगर रॉ फ्रूट वेजिटेबल हैं तो वो कहाँ से आए हैं, कौन से पेड़ से आए हैं, इन सभी कनेक्शंस के बारे में सोचना है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, मीन्स हमें ग्रेटफुल रहना है कि ये फूड हमें मिला है एंड हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसे खा रहे हैं। वी हैव टू एक्टिवली इंजॉय। हम जब खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान खाने में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने टीवी चल रहा है एंड हम खाने पर ध्यान नहीं दे रहे, हम ध्यान दे रहे हैं टीवी पर, या फिर हम कुछ और देख रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए खाने पर। हमें पीस के साथ, एंजॉयमेंट के साथ अपना मील कंज्यूम करना है। वी हैव टू ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। जब हम खाना खा लें तो हमें सोचना है कि ये फूड हमारे लिए कितना बेनिफिशियल था, एंड नेक्स्ट टाइम जब हम मील कंज्यूम करेंगे तो उसमें हम और क्या अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ हमें रिफ्लेक्ट ऑन करनी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम योगिक प्रैक्टिसेस जो हमें ध्यान में रखनी है। जब भी आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको योगा तभी प्रैक्टिस करनी है जब आप काम हैं, मीन्स आप ना ही एग्जॉस्टेड हैं और ना ही आपको ज़्यादा थकावट हो रही है। अगर आपको थकावट है तो पहले आप कंफर्टेबल पोस्चर में रहें और फिर आप योगा प्रैक्टिस करें। डेली ट्राई करें कि एक ही टाइम पर योगा प्रैक्टिस करें, एंड जब भी योगा प्रैक्टिस करें तो सारा ध्यान आपका योगा पर होना चाहिए। बाकी जो भी आपकी टेंशन है, स्ट्रेस है, उन सभी चीज़ों को साइड में रखें। जब योगा कर रहे हैं तो पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन योगा पर होनी चाहिए। जब योगासन प्रैक्टिस करते हैं तो जब स्पेशली हम षटकर्मा प्रैक्टिस करते हैं, तो षटकर्मा किस लिए होते हैं, ताकि हमारी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की प्योरिफिकेशन हो पाए। सो प्योरिफिकेशन होगी, इसका मतलब जो भी डर्ट है वो टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लेडर चली जाएगी। तो हमें जब योगा कंप्लीट कर ले तो यूरिन के थ्रू उसे पास आउट कर देना है।
जब यौगिक प्रैक्टिस करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, तो आपको जाना चाहिए एंड आपको फ़ोर्सफुली रोक कर नहीं रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको खाँसी आ रही है या फिर आपको पानी पीना है, तो आप थोड़ा-सा पानी भी पी सकते हैं, बट थोड़ा-सा ही, ज़्यादा नहीं पीना है। एंड अगर योगा प्रैक्टिस में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप उसे किसी क्लॉथ से वाइप आउट कर सकते हैं और अगर वो अपने आप सूख जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप किसी क्लॉथ से वाइप आउट कर सकते हैं। देन योगा प्रैक्टिस के टाइम अगर आपको फील होता है कि आपको वॉशरूम जाना है तो आपको जाना चाहिए, फोर्सफुली होल्ड बैक नहीं रखना है। एंड अगर आपको खांसी आ रही है या फिर छींक आ रही है तो उसे भी सप्रेस नहीं करना है। और अगर आपको प्यास लगती है तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ज्यादा नहीं पीना है, थोड़ा सा पी सकते हैं। देन अगर आपको योगा प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो आप उसे स्लोली किसी क्लॉथ से वाइप आउट कर सकते हैं या फिर अगर वो ऑटोमेटिकली सूख जाता है, तो अच्छा रहेगा। वरना आप क्लॉथ से वाइप आउट कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से कर सकते हैं। देन आपको किस प्रोसीजर में योगा प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले आसन प्रैक्टिस करने हैं, देन प्राणायाम और प्राणायाम के बाद मेडिटेशन। जब सभी योगा पोस्चर कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद आपको शवासन प्रैक्टिस करना है, जिसमें आप इस तरह से एकदम रेस्टिंग पोज़ीशन में लेट जाते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। इसमें आपको एज़ सच कोई पोस्चर अटेन नहीं करना है, इसमें आपको पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली रिलैक्स करना है। देन मूवमेंट शुड बी स्लो इन एवरी केस। कोई भी योगासन परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आपको मूवमेंट स्लो रखना है एंड स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। सडन मूवमेंट्स को अवॉइड करना है, जर्क के साथ कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप उस योगासन को कंप्लीट करेंगे स्लोली। Now let us proceed to the next topic, holistic approach of yoga towards the health and diseases. होलिस्टिक का मतलब होता है एंटायर या फिर ऑल। मतलब यहाँ पर हम एक ऐसे अप्रोच की बात कर रहे हैं जिसमें हम योगा की हेल्प से अपने सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, सभी के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। हम जानते हैं योगा का मतलब क्या है, यूनाइट और टू यूनाइट। हम किस चीज को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं? माइंड, बॉडी एंड सोल। इसी के यूनियन को हम योगा कहते हैं। जब हम योगा की होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि योगा की हेल्प से हम अपनी हेल्थ में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के बीच में, ताकि तीनों हार्मोनियसली वर्क करें। जब हमारे नेगेटिव इमोशंस बढ़ते हैं, जैसे डिजायर, एंगर, फियर, जेलेसी, इसकी वजह से प्राण मींस लाइफ एनर्जी का नेचुरल फ्लो भी इंटरप्ट हो जाता है। हम जानते हैं हम सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर प्राण फ्लो कर रहे हैं, जिस वजह से हम जी रहे हैं। ये लाइफ एनर्जी का प्रॉपर फ्लो जरूरी है। ये फ्लो होता है नाड़ीज के थ्रू, दैट इज द एनर्जी चैनल। अगर ये फ्लो इंटरप्ट होगा तो हमारी बॉडी पर भी उसका इफेक्ट होगा। जिस तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, इसी तरह से हमारी बॉडी को अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए, किस चीज का? प्राण का। अगर इसमें कोई भी इंटरप्शन होता है उसकी वजह से हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट होता है। अगर इमोशनल डिस्ट्रेस में है तो उस वजह से हमारे प्राण फ्लो भी अफेक्ट होंगे, डिस्टर्ब होंगे एंड इसकी वजह से हमारे माइंड और फिजिकल बॉडी पर इफेक्ट होगा, जिस वजह से हमें बीमारी हो सकती है एंड इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होगा। नाउ द कंसेप्ट ऑफ पंचकोश। ये कंसेप्ट उपनिषद की टीचिंग्स पर बेस्ड है। ये डिस्क्राइब करता है कि ह्यूमन नेचर 5 डिफरेंट लेयर्स से बना है। इन्हीं लेयर्स को हम कहते हैं कोश। इस क्योंकि ये 5 है नंबर में, इसलिए हमने इन्हें कहा है पंचकोश। ये कोश एनर्जी लेयर्स हैं जो हमारी सोल को सराउंड करते हैं एंड इनका अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी हेल्थ में। हर कोश डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और सभी कोश एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे और हमारी हेल्थ सही रहे। 5 कोश होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश,
विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, ये 5 कोश होंगे। हम अब इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अन्नमय कोश। ये सबसे आउटर मोस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर होती है जो फिजिकल बॉडी की बनी होती है। फिजिकल बॉडी में आते हैं बोन्स, टिश्यूज, मसल्स एंड इसे नरिशमेंट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर जो वर्ड है अन्नमय, तो ये अन्न का मतलब फूड है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसका नेम रखा है अन्नमय कोश, क्योंकि इसके नरिशमेंट के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है। इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी पांचों कोश में से। एंड ये कोश रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो बॉडी है, मींस जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिसमें अर्थ सबसे डोमिनेंट है, मेजर है। इस लेयर को फूड लेयर भी कहेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसके नरिशमेंट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इसे फूड लेयर भी कहते हैं। इट कंटेन्स बोथ प्राण एंड कॉन्शियसनेस इफ वन गेट्स ओवरली फोकस्ड ऑन दिस लेयर। मतलब अगर हम हद से ज्यादा अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देंगे तो हम फिजिकल फॉर्म के साथ ही ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। सो हम मटेरियल एग्जिस्टेंस पर ज्यादा फोकस करने लगेंगे एंड फिर हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ नहीं सोच पाएंगे, तो इस पर ओवर फोकस भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज प्राणमय कोश। प्राणमय मीन्स एनर्जी। हम ऐसी लेयर की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी वाइटल एनर्जी है। प्राण का मतलब होता है हमारी वाइटल एनर्जी, मीन्स हमारा लाइफ फोर्स, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। जब प्राण हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं तभी हम जीवित हैं। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेथ एंड 5 टाइप्स ऑफ प्राण। ब्रेथ और 5 तरह के प्राण हैं इसमें। प्राण, अपान, उदान, समन, व्यान, ये 5 टाइप के प्राण इस कोश में आते हैं। दीज प्राण कंट्रोल वेरियस फंक्शंस विद इन द फिजिकल एंड एनर्जी बॉडीज। फिजिकल बॉडी की अभी हमने बात की थी अन्नमय कोश, एनर्जी बॉडी मीन्स दिस प्राणमय कोश। तो इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर प्राण नहीं होंगे तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, ना ही कोई ब्लड सर्कुलेशन होगा, ना ही नर्व इम्पल्स होगा, सो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। एनर्जी चैनल्स, जिसे हम नाड़ी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राण के फ्लो में एंड डिफरेंट कोश के बीच में प्राण फ्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नाड़ी। मनोमय कोश। मन का मतलब होता है माइंड, जिसमें हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स आते हैं। हम मनोमय कोश की हेल्प से वर्ल्ड को परसीव करते हैं, मतलब वर्ल्ड को समझते हैं हमारे 5 सेंसेस से। इसी से हमारी लाइक्स या डिसलाइक्स बनती हैं, हम या क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, हमें क्या देखना पसंद है, क्या देखना पसंद नहीं है। सो ये सभी हमारे 5 सेंसेस से हम परसीव करते हैं। causes fluctuation like pleasure, pain, joy, dissatisfaction। लाइक्स डिसलाइक्स की वजह से हमें किसी चीज से खुशी मिलेगी, किसी चीज से दुख मिलेगा, किसी चीज से खुशी मिलेगी और किसी चीज से डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। कॉन्शियसनेस ब्रिजेस इनर सेल्फ एंड आउटर वर्ल्ड वाया सेंसेस एंड माइंड। सो इसी से कॉन्शियसनेस आती है। जब हमारे सेंस प्रॉपरली वर्क करेंगे हमारे माइंड के कोऑर्डिनेशन में, तो हम इनर सेल्फ को भी समझ पाएंगे और आउटर वर्ल्ड को भी समझ पाएंगे। हमें कॉन्शियसनेस होगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Then the 3 levels of the mind: conscious, subconscious and unconscious। conscious जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, सबकॉन्शियस जिसमें हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं, एंड अनकॉन्शियस जो हमारे ट्रू सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। Many remain stuck in this sheath due to mental distractions। mental distractions की वजह से इसी कोश में अटक सकते हैं। एंड योगिक प्रैक्टिसेस जैसे प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हमें हेल्प करती है कि हम इस कोश के आगे भी बढ़ पाए। इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में जैसा कि कहा गया है, जिसका मतलब है मास्टरी ओवर द माइंड रिवील्स द ट्रू सेल्फ। पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है योग चित्त वृत्ति निरोध, मीन्स हमें अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना होगा एंड ये कंट्रोल करने में हेल्प करती है योगा। सो योगा की हेल्प से हम अपने माइंड पर कंट्रोल करेंगे, वी विल डू मास्टरी ओवर द माइंड एंड तभी हमारा ट्रू सेल्फ सामने आएगा। देन नेक्स्ट इज विज्ञान में कोश।
विज्ञान का मतलब है सटल नॉलेज और विजडम। इट रिप्रेजेंट्स द हायर माइंड बियॉन्ड बॉडी एंड इमोशनल अवेयरनेस। बॉडी और इमोशनल अवेयरनेस के भी आगे एक लेवल है, दैट इज द हायर माइंड। इसमें डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, इनर विजडम सब इन्वॉल्व है। इट सीक्स ट्रूथ एंड इटर्नल सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। मीन्स हम सेल्फ अवेयरनेस की एक स्टेज पर जाते हैं जहां पर हम इनर सेल्फ को पहचानने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिसेस लाइक धारणा एंड ध्यान हेल्प एक्सेस दिस डीपर लेयर। इस डीपर लेयर को एक्सेस करने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए धारणा और ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस हमें हेल्प करती हैं। देन नेक्स्ट इज आनंदमय कोश। आनंद का मतलब होता है ब्लिस। ये सबसे डीपेस्ट लेयर है। यूनियन ऑफ कॉजल बॉडी विद द सोल और डिवाइन स्पार्क, जहां पर बॉडी और सोल का यूनियन होता है, ये वही कोश है। कनेक्टेड टू द अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड, वो माइंड जो हमारे सेल्फ अवेयरनेस में, हमारे इनर सेल्फ को समझने में हेल्प करता है, उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अवेयरनेस ऑफ प्योर प्रेजेंस एंड हाईएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सभी कोश की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो आनंदमय कोश की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। लीड्स टू मुक्ति एंड रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ और गॉड। सेल्फ रियलाइजेशन होता है इस कोश में। पंच महाभूत, यहाँ पर हम ऐसे 5 एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं जो हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। सबसे पहला है आकाश। इससे डिराइव किए गए हैं साउंड, ईयर्स, लाइटनेस, सटलनेस एंड डिस्टिंक्शन। देन नेक्स्ट इज वायु, मीन्स एयर। इससे डिराइव किए गए हैं टच, स्किन, रफनेस, इम्पल्शन, धातु, फिजिकल एक्टिविटीज। देन अग्नि मीन्स फायर। इससे डिराइव किए गए हैं विजन, आईज, लाइट, डाइजेशन, हीट। देन नेक्स्ट इज जल, मीन्स वाटर। इससे डिराइव किए गए हैं टेस्ट, टंग, कोल्डनेस, सॉफ्टनेस, मॉइस्टिंग। एंड द लास्ट वन इज पृथ्वी, मीन्स अर्थ। इससे डिराइव किए गए हैं स्मेल, नोज, हैवीनेस, स्टेबिलिटी एंड मास। सो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है एंड इनके अपने अपने एस्पेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शंस को ये अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। Now we are going to discuss yoga as a way of achieving health and wellness. किस तरह से योगा की हेल्प से हम हेल्थ एंड वेलनेस अचीव कर सकते हैं। योगा एक होलिस्टिक साइंस है जिसकी हेल्प से हम अपनी हेल्थ के चारों एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। हम जानते हैं, हमने योगा के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े हैं। अष्टांग योगा के बारे में जब हमने पढ़ा था, हमने यम और नियम के बारे में भी सीखा था। यम और नियम हमें पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। हम जानते हैं 5 यम होते हैं और 5 नियम होते हैं। यम हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसा बिहेव करना है दूसरों के साथ, और नियम हमें ये सिखाते हैं कि हमें खुद कैसे रहना है, हमें कितना सेल्फ डिसिप्लिन रहना है एंड हमारे लिए क्या-क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सभी हमें नियम बताते हैं। Every attempt to follow these will also help in developing peace and harmony in the society. जब हम ये यम एंड नियम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारी सोसाइटी में हार्मनी भी डेवलप होती है, पीसफुल पीस डेवलप होती है। टू अचीव वेलनेस, वेलनेस का मतलब है हमारी वेल बीइंग। अपनी वेल बीइंग अचीव करने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच प्रैक्टिस करना होगा। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि हमें बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों में बैलेंस बनाए रखना होगा, जिसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। इसके लिए हमें आसन एंड प्राणायाम प्रैक्टिस करने होंगे ताकि हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख सकें। प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारे इमोशन स्टेबलाइज रहेंगे, हमारा माइंड भी स्टेबलाइज रहेगा। प्रत्याहार हेल्प टू डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम द सेंसरी ऑब्जेक्ट्स। मींस प्रत्याहार हमें हेल्प करेगा कि हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मींस हम अपने माइंड को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रत्याहार। ध्यान प्रैक्टिस करने से, ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है एंड हम इंटरनल बैलेंस अचीव कर पाते हैं। योगा हेल्प्स प्रॉपर
स्लीप पैटर्न्स और सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ वेलनेस। जब हमारे स्लीप पैटर्न सही रहते हैं, मींस हमारी स्लीप साइकिल ठीक है, हम सही समय पर सो रहे हैं, सही समय पर जाग रहे हैं, तो उससे हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर हमारी स्लीप साइकिल सही होगी, पूरा रूटीन सही होगा, तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। Dhyan, commonly referred as meditation, is studied most in the scientific literature as the solution. इसे सॉल्यूशन की तरह भी पढ़ा जाता है, एंड इसलिए यहाँ पर योगा में जब हम ध्यान प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ध्यान, प्रेयर्स, चैंट्स, भजन्स टू सेटिस्फाई 5 ज्ञानेंद्रियास एंड चित्त, मीन्स हमारी बॉडी को, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करने में ध्यान हेल्प करता है। ध्यान के साथ साथ हम प्रेयर भी कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं। ये सभी चीजें हमें हेल्प करेंगी। Now we are going to discuss the main components of healthy lifestyle. There are 5 main components: आचार, विचार, आहार, विहार, व्यवहार। सबसे पहले बात करते हैं आचार के बारे में। आचार का मतलब होता है कि हम दूसरे लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम क्या-क्या हैबिट्स रखते हैं, हमारा ऑल ओवर लाइफस्टाइल कैसा है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का वे कैसा है, हम खुद कैसे रहते हैं, ये सभी चीजें आचार में आती हैं। योगा रिकमेंड करता है कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर आसन, प्राणायाम एंड क्रियास प्रैक्टिस करने चाहिए। इससे हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ भी बनी रहेगी, एंड साथ ही हमारी ऑल ओवर हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा अगर हम रेगुलर योगा प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट इज विचार। विचार का मतलब है हमारे थॉट्स। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम कैसी थिंकिंग रखते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैसा है। A balanced state of mind can be attained by following the moral restraints and ethical observances. Means यम और नियम की बात हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें खुद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी मोरल चीजें हमें इनकी समझ होनी चाहिए। हमारे थॉट्स प्रॉपर होने चाहिए, एंड चैनलाइज दोज थॉट्स इन अ वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड पॉजिटिव डायरेक्शन। मीन्स हमारे पॉजिटिव थॉट्स को हमें यूटिलाइज करना है, ताकि उससे कुछ फायदा हो सके, मीन्स उससे किसी को नुकसान ना हो, एंड हमें सोसाइटी के अच्छे के लिए, मीन्स सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वर्क करना है। देन आहार मीन्स हमारी डाइट की बात हो रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ योगासन और प्राणायाम प्रैक्टिस करना इनफ नहीं है, हमें अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होता है। स्पेशली हम बात करते हैं योगिक डाइट की, तो हम बात करते हैं सात्विक डाइट की, जहां पर हम रॉ एंड फ्रेश फूड को ही प्रेफर करते हैं। सो मिनिमली प्रोसेस्ड होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही फूड कंज्यूम कर रहे हैं बट आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। एंड जब आप फूड कंज्यूम करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था गुड ईटिंग हैबिट्स के टाइम, कि आपको जब खाना खाना है, तो आप उस टाइम सारा कंसंट्रेशन अपने खाने पर रखें, क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान दें, किसने वो खाना बनाया है, कहाँ से आया है, ये सभी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, और कोई थॉट्स नहीं होने चाहिए फूड के अलावा। सो इस तरह से आपको जो फूड डाइट कंज्यूम करनी है, आहार लेना है, वो एक माइंडफुल सिचुएशन में, एक माइंडफुल कंडीशन में लेना है, कंज्यूम करना है। देन नेक्स्ट इज विहार। विहार का मतलब होता है यहाँ पर हम रिक्रिएशन या रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। लाइक आप अपने रिक्रिएशन के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर किसी तरह के रिक्रिएशन एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सभी विहार में आता है। सो इसमें हम बेसिकली रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा, हमारी टाइम एंड एनर्जी का राइट यूटिलाइजेशन होगा, और हम इंजॉयमेंट भी फील करेंगे। ये होता है विहार। देन नेक्स्ट इज व्यवहार। व्यवहार का मतलब होता है कि हमारी सोशल वैल्यूज कैसी हैं, हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं।
हमारा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, मतलब हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, ये चीज बहुत इम्पैक्ट करती है। हम दूसरों के साथ, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ हैप्पीली रहें, हार्मनी में रहें, एक दूसरे के लिए कंपैशनेट हो, किसी को हमारी मदद की जरूरत है तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, हर किसी के लिए काइंड हैं एंड टॉलरेंट हैं। अगर कोई हमसे अलग है तो ये नहीं है कि आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, यू हैव टू बी टॉलरेंट, यू हैव टू बी काइंड। तो आपको पॉजिटिव रहना है एंड जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो गलत है, मीन्स आपको लगता है कि उनकी कंपनी ठीक नहीं है, तो ऐसी कंपनी को आपको अवॉइड करना है। इट इज द बेस ऑफ गुड संस्कार एंड एटीट्यूड इन मेन। अपने अंदर अच्छे संस्कार रखने हैं, अच्छा एटीट्यूड रखना है, आप दूसरों के लिए अच्छा ही सोचे, गलत ना सोचे, एंड जो गलत कंपनी है उसको सिंपली आपको अवॉइड करना है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें खुश रहना है, हमें अच्छा बिहेवियर अडॉप्ट करना है, अच्छे मैनर्स अडॉप्ट करने हैं, यही व्यवहार है। Now let us proceed to the next topic, introduction to yoga diet and its relevance and importance in yoga sadhana. According to yoga philosophy, everything in the material world, including food, is influenced by the three basic energies. हम क्योंकि योगिक डाइट को समझ रहे हैं, तो हमें उन एनर्जीज को समझना होगा जो हर मटेरियल वर्ल्ड में प्रेजेंट चीज को इफेक्ट करती हैं, साथ ही खाने को भी इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम ये थ्री एनर्जीज या फिर तीन गुण के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है राजस। ये फायरी, एनर्जेटिक या एजिएटेड एनर्जी को डिपिक्ट करता है, मींस ऐसी एनर्जी जो अपने नेगेटिव फॉर्म में हमारे अंदर एंगर या रेस्टलेसनेस लेकर आती है। देन नेक्स्ट इज तमस। इसकी वजह से इनर्शिया, हेवीनेस, डलनेस, इस तरह की एनर्जी हमारे अंदर आती है। इसकी नेगेटिव फॉर्म में हम लेजी हो जाएंगे, लिथार्जी हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज सत्व। ये हमारे अंदर लाइटनेस, पीस और हार्मनी लेकर आती है। ये सबसे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे अंदर बैलेंस एंड क्लैरिटी को प्रमोट करती है। इसी के बेसिस पर हमने फूड या डाइट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। राजसिक डाइट में ऐसे फूड आएंगे जो ओवरली एनर्जाइजिंग होंगे, मींस ज्यादा तीखे, ज्यादा सौर, इस तरह के खाने यहाँ पर होंगे, लाइक स्पाइसी फूड, कैफीन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं राजसिक फूड के। देन नेक्स्ट टाइप इज तामसिक फूड। ये ऐसे फूड होंगे जो बहुत हैवी मील होते हैं, जिसकी वजह से हम में लेजीनेस आती है, ज्यादा ओवर कुक्ड होंगे या फैटी फर्मेंटेड होंगे, इसकी वजह से हम लेजी फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। देन नेक्स्ट इज सात्विक फूड। ये सात्विक फूड ही योगिक डाइट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ऐसे में हम लाइट फूड कंज्यूम करते हैं जो या तो अपनी रॉ फॉर्म में होते हैं, मींस डायरेक्टली हमने प्लांट से लिए हैं, या फिर बहुत मिनिमली कुक्ड होते हैं, लाइक हमने सिर्फ बॉईल किया है या फिर बहुत लाइटली कुक किया है। इस तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ये सभी चीजें हम प्रेफर करते हैं। तो ऐसे फूड से हमें हेल्दी भी रहता है ये फूड, और हमें मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है। योगा के बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए यही रिकमेंड किया जाता है कि हमें सात्विक फूड कंज्यूम करना चाहिए। इनिशियली जब आप योगा स्टार्ट करेंगे तो चेंज एकदम से नहीं कर पाएंगे, बट टाइम के साथ साथ आपको सात्विक डाइट पर शिफ्ट होना चाहिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। Now let us proceed to the last topic of this chapter, Dincharya and Ritucharya with respect to yogic lifestyle. दिनचर्या एक संस्कृत टर्म है जो डेली रूटीन को इंडिकेट करती है। अगर हम एक प्रॉपर डेली शेड्यूल फॉलो करते हैं जो नेचुरल साइकिल के साथ अलाइंड होगा, मतलब जब हमें जो काम करना चाहिए वही हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। जब सुबह सूरज निकलेगा तो हम उससे पहले ही उठ जाएं, जब रात होगी तो हम सो जाएं। तो इस तरह से हमें नेचुरल साइकिल को फॉलो करना है। ये नहीं है कि हम रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, वो हमारी साइकिल बिगड़ चुकी है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें नेचुरल साइकिल के अलाइनमेंट में अपना शेड्यूल प्रिपेयर करना होगा, ताकि एक बैलेंस बन पाए, एक हार्मनी में हम वर्क कर पाए।
The three dosh in Ayurveda, Vat, Pitta, and Kapha, represent air, fire, and water elements respectively, and their influence changes throughout the day. Means ये हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये थ्रू आउट द डे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरह से कौन से टाइम में कौन सी चीज ज्यादा डोमिनेट करती है। तो जब सुबह का टाइम होगा 2 to 6 AM का एंड शाम में 2 to 6 PM का, इस टाइम वात डोमिनेट करता है। देन पित्त, ये डोमिनेंट होता है लेट मॉर्निंग एंड नून में। देन कफ, इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रॉम 6 to 10 AM एंड 6 to 10 PM। सो ये अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग दोष डोमिनेट करते हैं, इनका इन्फ्लुएंस कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो ये जो रिस्पेक्टिव टाइम बताए गए हैं, तो इस हिसाब से हमें देखना है कि हमें कब कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। लाइक सुबह के टाइम पर 2 to 6 AM में वात प्रीडोमिनेट कर रहा है, तो ऐसे टाइम में हम जल्दी उठेंगे, सुबह का पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, हम फ्रेश हो जाएंगे, नहाएंगे, उसमें योगा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये टाइम उसके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस टाइम पर वात प्रीडोमिनेट कर रहा है। तो इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि कौन से टाइम पर कौन सा दोष डोमिनेट करता है, कौन सा ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना शेड्यूल बनाते हैं। एनर्जीज के साथ चलने के लिए और ना कि उनके अगेंस्ट चलने के लिए, ये चीज ध्यान में रखनी है। हमें कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज फॉलो करनी है, जैसे वॉकिंग, रियलाइजेशन के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एलिमिनेशन, क्लीन द सेंसेस, लाइक हम षटक्रिया परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं, ऑयल मसाज, एक्सरसाइज, बाथिंग, मेडिटेशन। सो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने दिनचर्या में। नाउ द लास्ट टॉपिक, ऋतुचर्या। ऋतु का मतलब है सीजन, चर्या का मतलब है रूटीन। तो यहाँ पर हम सीजन रूटीन की बात कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट सीजन्स में कैसा रूटीन फॉलो करना है। जब बात करते हैं हेमंत ऋतु मींस विंटर सीजन की, सो ऐसे में हमें डाइट कंज्यूम करनी है, जैसे वीट, ग्राम, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, जैगरी, केन, शुगर, फिग्स, कैरेट्स, टोमेटोज, डेट्स, ये सभी चीजें हमें कंज्यूम करनी है अपनी डाइट में, सो दैट वात दोष की इंस्टेबिलिटी ना हो और हम बीमार ना हो। देन नेक्स्ट इज वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का मतलब है स्प्रिंग सीजन। इसमें कफ इजीली हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, तो हमें हनी एंड ड्राई जिंजर का यूज करना है, ताकि कफ कोल्ड इजीली स्प्रेड ना हो पाए। देन वर्षा ऋतु मींस रेनी सीजन। इसमें वात दोष प्रकोप बढ़ जाता है, मतलब वात दोष इंस्टेबल हो सकता है, तो वो इंस्टेबल ना हो इसके लिए हमें गर्म पानी पीना चाहिए। हरड़, जो एक आयुर्वेद जड़ी बूटी मानी जाती है, उसे लेना चाहिए। देन शरद ऋतु मींस ऑटम सीजन। इसमें हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी चाहिए, जिसमें विटामिन ए, के एंड सी होते हैं। बीट्स, कैरेट्स, एप्पल्स, ब्लैकबेरीज हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये था डिस्कशन ऋतुचर्या का। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट डाइट को फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के साथ हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया है। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन।